साथियों नमस्कार। मैं राम प्रताप सिंह और हमारे चैनल ज्ञान एंड नॉलेज के जो मंथन प्रोग्राम है उसमें आपका स्वागत है व अभिनंदन है। और आज मंथन होना है होली के आधुनिक स्वरूप में क्या औचित्य है। बहुत ही तार्किक है और बहुत ही तथ्यात्मक है। इस मंथन को अवश्य सुनिए और होली के पावन पर्व के प्रति अपनी धारणा को बदलिए। धारणा ये कि क्या होली लोकतंत्र का प्रथम पायदान है। होली के पर्व में जो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप का प्रसंग है, क्या वो लोकतंत्र की आधारशिला इस भूमंडल में रखी गई है। ये मंथन निसंदेह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही परिवर्तनशाली विचारधारा को लेकर ये बना है और इसको पूरा ज़रूर सुनिए। और वास्तव में क्या होलिका जो एक नारी शक्ति हैं और प्रहलाद की बुआ लगती हैं, क्या उनको अवधारणा के साथ कलंकित कर दिया गया है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने भतीजे को बचाने के लिए उन्होंने महात्याग किया हो। क्योंकि ये इस वर्ष का एक महान संयोग देखिए कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण दिवस, मतलब पूरी विश्व में महिलाओं के जागरण और महिलाओं के अधिकारों के सचेतन के लिए सबसे बड़ा दिवस। और उसी दिन पावन होली का रंगारंग कार्यक्रम, रंगारंग त्यौहार जो भारत की सीमाओं को पार करके अब विदेशों में भी पहुंच गया है और विदेशों में भी वसुदेव कुटुंबम का जो है संबोधन और यथार्थता को पूरी दुनिया में बताने के लिए लगातार हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे पावन पर्व पर आधुनिक शैली में जरूर चिंतन और मंथन होना चाहिए। समुद्र मंथन हुआ हो या ना हुआ हो पौराणिक काल में, लेकिन आज आधुनिक काल में मंथन प्रत्येक आदमी को और प्रत्येक प्रबुद्ध व्यक्ति को अवश्य ही करना चाहिए कि क्या जो पूर्वजों ने ये हमारा त्यौहार बनाया है ये प्रकृति, जलवायु, पर्यावरण के अनुकूल है या जो सामयिक एक संदेश, सामाजिक संदेश है उसके अनुरूप है, या इसमें क्या महत्वता है और ये वास्तव में क्यों मनाया जा रहा है, और क्या ये लोकतंत्र की पहली आधारशिला है। क्या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ये प्रहलाद का कार्य मतलब एक महान उदाहरण है पूरी दुनिया के लिए। 5 वर्षीय बालक का ने सबसे पहले ये सतयुग काल में ये प्रतिपादन किया। आइए इस पर स्पष्ट मंथन करते हैं और स्पष्ट एक विचारधारा बनाते हैं। साथियों नमस्कार। साथियों, होली का पावन त्यौहार आनंद के साथ हो गया। उसी के साथ एक प्रश्न है, आज बड़ा मार्मिक प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र कब आया। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी कब आया? सही उत्तर आपको देना है। आज के जो इतिहासकार हैं और समीक्षात्मक हैं तथा जो आज की विचारधारा एक चल रही है उसके अनुसार तो यही उत्तर है कि भाई 26 जनवरी 1950 से गणतंत्र और लोकतंत्र आया और 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। भारत की प्राचीनता सब समाप्त कर दी जा रही है। उस पर कोई न तो कोई मंथन कर रहा है न कोई चिंतन कर रहा है। बस भारत को अभी 70 साल का बताया जा रहा है, 70 साल का बताया जा रहा है। और वो जो भारत दिव्य था और जो स्वर्ण काल था और जिसमें सारी विचारधाराओं पर परिशीलन हो चुका है, उनको सबको समाप्त कर दिया गया आज के इतिहासकार तथा कथित इतिहासकारों और विचारकों के द्वारा। तो चलिए, लेकिन सत्य को, भाई होली सत्य का त्यौहार है और ये भगवान राम और भगवान कृष्ण जी के पहले से ही सतयुग से मनाया जा रहा है। मतलब सतयुग में ही लोकतंत्र और अभिव्यक्ति और समाजवाद और समानता और अभिव्यक्ति और जीवन, अपने अनुसार जीवन शैली की स्वतंत्रता का संघर्ष है प्रहलाद और हिरण्यकश्यप के बीच, जिसमें प्रहलाद की जीत हुई है और वही ये होली का प्रतिरूपण है।
अब दूसरा प्रश्न का उत्तर का मंथन आप लोगों ने कर लिया होगा। मंथन, कौन सा मंथन? वही समुद्र मंथन। वो समुद्र मंथन पौराणिक काल में हुआ हो देवता और सुर और असुरों में, या न हुआ हो, ये तो एक बहुत बृहद विषय है। इसको ज़्यादा माथापच्ची करने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही अब इतना आज के ज़माने में कोई घी या तरल चीज़ इतनी खा रहा है या इतनी पौष्टिक चीज़ कि इसके बारे में ज़्यादा मंथन कर सके। लेकिन फिर भी मंथन तो होना चाहिए। किसमें? हमारे दिमाग में, हमारे मन और आत्मा में मंथन हमेशा होते रहना चाहिए, और मंथन होगा तो नए विचार जरूर ही आएंगे। अब सबसे पहले तो हिरण्यकश्यप का महत्व और उसकी ऐतिहासिकता समझिए। राक्षस से ही काम नहीं चलता है। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों भाई थे, और ये दोनों भाई कौन से हैं? ये भाई हैं जय और विजय, जो भगवान विष्णु के रक्षक थे, मतलब गेटमैन जिन्हें कहा जाए। इनको श्राप दे दिया था किसने? सनत कुमार सन्नन ने, कि आप 3 पीढ़ियों तक, मतलब अगले 3 जन्मों में आप राक्षस बनोगे। तो पहला जन्म उनका हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुआ। तो हिरण्यकश्यप जब राजा बना इस पृथ्वी का, तो वो प्रचंड तानाशाह बन गया, और इतना प्रचंड तानाशाह बन गया कि उसने कहा कि नहीं, अब कोई शक्ति या कोई परमात्मा या कोई ईश्वर या कोई गॉड की पूजा नहीं होगी इस दुनिया में, सिर्फ मेरी पूजा होगी। और स्कूलों में, विद्यालयों में, कथाओं में, भागवत में, सभी जगह हिरण्यकश्यप महाराज की जय जयकार बोली जाने लगी, और उन्हीं का कानून चलने लगा। अब उनके बच्चे हुए प्रहलाद जी। अब प्रहलाद जी तो भाई शुरू से ही सत्य को जान गए थे। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे पिता पृथ्वी नहीं बना सकते, पृथ्वी का एक कण नहीं बना सकते, पेड़ पौधे तैयार नहीं कर सकते, नदी नहीं बना सकते, पहाड़ नहीं बना सकते, और हमको जीवन नहीं दे सकते, तो फिर ये किस बात के भगवान हैं? ये राजा हैं, वो बात मान ली, हमारे पिता हैं, राजा हैं। और फिर उन्होंने सत्य के तप में भगवान विष्णु की अखंड तप करना प्रारंभ कर दिया, परम शक्ति का। हिरण्यकश्यप तो तानाशाह था, और कोई भगवान का नाम ले नहीं सकता था उसके ज़माने में, और उसी का पुत्र जो है नाम लेने लगा भगवान का। मतलब प्रभु राम जी के स्वरूप ही नारायण हैं, मतलब विष्णु जी। अब तो भाई पिता और पुत्र में महासंग्राम हो गया। तो उसने इतनी निष्ठुरता और क्रूरता की कि उसने कहा कि हम अपने पुत्र को ही जिंदा नहीं रहने देंगे, और फिर मरवाने का पूरे उन्होंने दुष्कर्म कर डाले प्रहलाद जी के। लेकिन प्रहलाद जी भी अभिव्यक्ति, उपासना का जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जो भारत के संविधान में मूल अधिकारों में सुरक्षित किया गया है प्रत्येक नागरिक के लिए, वो शिक्षा, वो प्रेरणा, वो मोटिवेशन प्रहलाद जी दे रहे हैं। कब? सतयुग काल में। भारत का चिंतन देखिए भाई, दुनिया को इस चिंतन और इन प्रेरणात्मक मोटिवेशनल कहानियों से या प्रसंगों से हमने दुनिया को मना थोड़ी किया था। भारतीयों ने, भारतीय पूर्वजों ने मेसोपोटामिया, यूनान, ग्रीक आदि जो यूरोपियन सभ्यता जिनको हुई थी, भाई वो भी अपना साहित्य बनाते, जो बना सकते थे। इंग्लिश में बनाते, फारसी में बनाते, अरबी में बनाते, ईरान में जो अलग भाषा चल रही थी उसमें बनाते, ग्रीक रोमन में बनाते। किसी ने मना किया था कि आप प्रेरणात्मक और लोकतंत्र को जिताने वाले, लोकतंत्र की सबसे बड़ा आधार स्तंभ है तो वही अभिव्यक्ति है, वही स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसकी बड़े बड़े देश आज दुहाई दे रहे हैं। लेकिन उसके मूल तत्व को तो पहचानिए कि मूल तत्व की प्रेरणा भारत कहाँ से प्राप्त हुई, मानव को कहाँ से प्राप्त हुई। भारतीय अकेले को मत सीमित करिए। भारत को अगर आप सीमित कर देंगे तो फिर आपकी संकीर्ण विचारधारा है। मानव को कहाँ से प्राप्त हुई? क्योंकि सतयुग में कोई जाति या कोई वो नहीं थे। सतयुग में सिर्फ मानव ही सबसे बड़ी जाति थी, और सकारात्मक और नकारात्मक 2 ही प्रवृत्तियाँ थीं इस दुनिया में। मैं बार बार कहता हूँ अपने ब्लॉग में कि इस दुनिया में ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है, ना कोई पंथ है।
सिर्फ दो विचारधाराएं हैं। विचारधाराओं की लड़ाई आदि और अनादि काल में चल रही थी और आगे भी भविष्य में चलेगी। अच्छा, हमारे ब्लॉग में आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगी कि आपको प्रश्न ज़रूर मिलेगा। एक ये नई चीज़ आपको मिलेगी। किसी के ब्लॉग को आप सुन लीजिए, कोई प्रश्न नाम की चीज़ नहीं कहेगा, लेकिन हम जब भी आपको उत्तर और प्रत्युत्तर देंगे तो हम प्रश्न करके ही आपको समझाएंगे। अब हम ये जानना चाह रहे हैं आप सभी से कि प्रहलाद तो 5 वर्ष के थे, तो प्रहलाद का गुरु कौन था जिसने उन्हें सत्य की भाषा समझाई। देखिए, आज होली का व्रत है, मतलब नारी सशक्तिकरण का आज दिवस भी है, तो भाई नारी शक्ति पे ही वार्ता करेंगे हम आज। तो अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं, देखिए बहुत गहन विषय है, इसको हल्के मत लो, गंभीरता से सुनो कि 5 साल के प्रहलाद थे, घर से भी बाहर नहीं निकले होंगे, तो उनका गुरु कौन था। तो आप समझ गए आज कि उनके गुरु और कोई नहीं था, उनकी गुरु उनकी माँ थी। तो माँ ही ऐसे सपूत बना सकती हैं इस दुनिया में, प्रहलाद सरीखे, जिनको ऐसे पुत्र दे सकती हैं माँ, जिनको पीढ़ियों दर पीढ़ी, सतयुग, त्रेता, द्वापर और आज कलयुग, निम्नतम काल चल रहा है, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी को तो याद होली में कर ही लेते हैं। तो ऐसे प्रहलाद जी की गुरु हैं उनकी माँ। आप समझ गए आप मातृशक्ति का महत्व। तो माँ ही भैया बनाती हैं पुत्रों को महान। धोखे में मत रहो तुम, नहीं तो ये सोच लो कि प्रहलाद जी को कोई गुरु मिल गए थे। हाँ, एक गुरु मिले थे, लेकिन वो चिंतन अभी हम नहीं बताएंगे, क्योंकि फिर आप भटक जाओगे। भ्रम में मत रहो, वास्तव में एक गुरु तो मिले थे उनको। वो गुरु अगले किसी एपिसोड में बताया जाएगा आपको, या आप हमसे अगर पूछोगे तो हम बताएंगे, उस रहस्य को भी बताएंगे कि वो गुरु कब मिले थे। लेकिन जो असली तो गुरु उनकी माँ ही थी, जिन्होंने सत्य का मार्ग उनको बताया, और वो सत्य के लिए अपने राजा और अपने पिता के ही विरुद्ध खड़े हो गए। यही लोकतंत्र कहता है कि शोषण और अत्याचार के विरुद्ध खड़े होइए और आवाज़ लगाइए। किसकी? सत्य के मार्ग पर चलने की। लोकतंत्र को धोखे में मत रखो, जैसा लोकतंत्र आजकल मचा रखा है आप लोगों ने। हाँ, सत्य की राह पर चलिए। देखो भाई, करने वाले तो जो करेंगे, क्योंकि सांसद विधायक जी आजकल बगैर शक्ति के कोई जीत ही नहीं सकता है। धोखे में मत रहो भाई। हाँ, नहीं तो हमारी बातों में आ जाओ, हाँ, कि सत्य मार्ग पे चलने लगो, तो फिर आप एक पार्षद भी नहीं बन पाओगे, गांव प्रधान भी नहीं बन पाओगे। हाँ, आज के ज़माने में कलयुग से कलयुग की तरह बात करो, लेकिन सत्य तो बोलना ही पड़ेगा और सत्य समझाना ही पड़ेगा। जब सत्य का अधिकता हो जाएगी तो वास्तव में अच्छे प्रतिनिधि ही चुन के आएंगे, और प्रहलाद ऐसे सुयोग्य बच्चे भी पैदा होंगे इस दुनिया में। अच्छा, होली का एक रहस्य हम और आपको बता दें। हम काफ़ी चिंतन करते थे कि बुंदेलखंड क्षेत्र में होली विशेष इतने उत्सव से क्यों मनाया जाता है, कि फाग होती है और 5-5, 6-6 एक सप्ताह तक होली खेली जाती है, और सब व्यक्ति जो है आनंद से विभोर होते हैं। ऐसी क्या बात है? अन्य क्षेत्रों में भी भारत में हमने देखा तो, लेकिन जितना लंबा समय बुंदेलखंड में होली मनाई जाती है और जितने उत्साह से, इतना उत्साह है और इतना प्रेम कहीं हमें अन्य जगह मिला नहीं। इसका चिंतन करते करते, क्योंकि मैं छोटा मोटा एक बुंदेलखंड का इतिहासकार भी हूँ साहब। हाँ, हमारी एक ये भी खूबी है। तो ये रहस्य जब जानते जानते सही दृष्टिकोण पर पहुँचे और सही वो किया इसका परीक्षण, तो पाया गया कि बुंदेलखंड में जनपद जालौन में एरच एक नगर है, कस्बा है, जहाँ पर ये होलिका वाली घटना और प्रहलाद को पहाड़ से गिराने वाली जो घटना हुई थी, वो पहाड़ आज भी मौजूद है। अब ये भी देखिए, इस पे बाकायदे अंग्रेज़ों ने, लॉर्ड कर्जन जी ने इस पे रिसर्च भी कराई थी, और वो गजट में भी ये बात अंकित है कि एरच से और होली के पावन त्यौहार का और प्रहलाद जी का, होलिका का और हिरण्याकश्यप का बड़ा गहरा संबंध है। और वहाँ स्थानीय लोगों से अगर आप वार्ता करें, वो भी जन जन और लोग जो है इस बात की पुष्टि भी करते हैं, और वो उसी स्वरूप में अपना त्यौहार भी स्थानीय
रूप में मनाते हैं आज वहाँ एरच और एरच के आसपास। तो ये एक रहस्य भी हमने आपको बता दिया। इस पे आप लोग भी मंथन करिए, आप लोग भी रिसर्च करिए। वैसे तो भाई जैसे हरदोई के बारे में सुना जाता था कि हिरण्याकश्यप हरदोई का राजा था, इसलिए वहाँ रा शब्द का उपयोग नहीं किया जाता है। रा मतलब भगवान का जो राम, रा शब्द का उपयोग नहीं किया जाता, लेकिन वहाँ तो हरदोई लगा हुआ है। तो भाई अब इस पे भी मंथन की ज़रूरत है। स्थानीय मान्यताओं से भी इतिहास को काफ़ी मजबूती मिलती है और स्थानीय लोग पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृति के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी सत्य बात को पहुंचाते हैं। और यही एक भारत में सांस्कृतिक और सभ्यता का एक चरण, क्रमबद्ध चरण पीढ़ी दर पीढ़ी चलता भी आ रहा है। ये भी बात देखने को मिलती है भारतीय समाज में। तो उस स्थानीय भाषा में एरच में इस बात का जो फाग के लोकल वहाँ भजन और फाग गाई जाती है, उसमें राजा बलि का जिक्र आता है, जो समुद्र मंथन के टाइम राजा बलि हुए थे सतयुग में, कि उनके दरबार में होली खेली गई थी। समझे आप होली का महत्व। और एक और फाग में होली को माँ के रूप में, होलिका माँ के रूप में दर्जा प्राप्त है बुंदेलखंड में। देखिए होली के दो स्वरूप हैं, होली माता के दो स्वरूप हैं, एक देव स्वरूप है और एक राक्षसी स्वरूप भी है। राक्षसी स्वरूप तो यही माना गया कि प्रहलाद को लेके बैठ गई थी और प्रहलाद को मारने का प्रयास किया था। अरे ये बताओ, एक तो राजा हिरण्याकश्यप, दूसरा उसका भाई, तो कोई बहन अपने भाई की बात को टाल सकती है? नहीं टाल सकती वास्तव में। लेकिन क्या बहन हत्यारनी हो सकती है? नहीं हो सकती। ये कैसे आप कह रहे हो कि वो लेके बैठ गई? अरे ये भी तो कहो कि अपने दुसाला को प्रहलाद के ऊपर डाल दिया था उन्होंने, प्रहलाद को बचाने के लिए, सत्य को बचाने के लिए। सत्य को बचाने के लिए होलिका जी ने अपना त्याग किया है, होलिका जी ने स्वयं अपना दहन किया है। इस मंथन को समझिए, भारतीय संस्कृति को समझिए। देखिए आज तो पावन दिवस है, विश्व का नारी सशक्तिकरण का दिवस है। इसलिए आज हम जो नारी के महत्व को, आज जो एक होलिका जी को कलंकित किया गया, उस कलंक को हटाइए। बुआ ने अपने भतीजे को बचाने के लिए और सत्य को बचाने के लिए सर्वस्व त्याग कर दिया और अपने भाई के वचन को भी पूरा किया उन्होंने और अपने भतीजे को भी बचाया। ये है दृष्टिकोण होली का। इसीलिए सत्य सत्य से चला आ रहा है। यदि हम प्रहलाद जी को सत्य के रूप में याद करते हैं तो उसी के साथ होलिका जी को भी याद करते हैं। होलिका राक्षसनी नहीं है, होलिका डायन नहीं है, होलिका कोई मारने वाली हत्यारिन नहीं है, होलिका तो मात्र स्वरूप में है। और बुंदेलखंड में जो फाग आनंद को विभोर करने वाली होती है, जिसमें सारे नर नारी, सारे व्यक्ति, सारे समूह के रूप में वो फागें गाई जाती थीं गांव-गांव में, और आज भी गाई जाती हैं। उनमें राजा बलि का वर्णन है और होलिका माता जी का वर्णन है। ये है सही भारतीय संस्कृति। इस भारतीय, तभी तो वो अजर अमर आदि और अनादि काल से चली आ रही है। और क्या? अरे जो सत्य होता है वही रहता है। देखिए आपने कितनी उपन्यासें पढ़ी होंगी आज तक, किसी उपन्यास आपको याद है? क्योंकि वो झूठी होती है, वो भ्रम फैलाती है। और वहीं आप श्री रामचरितमानस को पढ़िए तो वो सत्य दिखाती है। इसीलिए रामचरितमानस की तो पहले भी परीक्षा हो चुकी, जब वो तुलसीदास जी ने उसका अनावरण किया था उससे पहले ही परीक्षा हो चुकी भगवान काशी जी के, विश्वनाथ जी के दरबार में। हाँ, क्योंकि सत्य है। उसी तरह प्रहलाद जी भी सत्य के प्रतीक हैं। और किसके प्रतीक हैं? लोकतंत्र में अभिव्यक्ति के प्रतीक हैं। और वो सही रूप से लोकतंत्र के प्रतीक हैं, वो डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं, वो प्रजातंत्र के प्रतीक हैं, वो महानता के प्रतीक हैं। अब लेकिन ये बात दुनिया में बताएगा कौन? भारतीय बताते नहीं। भारतीय अपनी अच्छी बातें तो बताते ही नहीं, वो बुरी कुरीतियाँ जो दूसरे लोग बताते हैं उनको सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। अपनी अच्छी बात को बताना तो भूल ही गए। क्यों? क्योंकि 1206 में
तंत्र दूसरा आ गया था भारत में, और 1206 से लेके 1947 तक एक तरह से गुलामी रहे। अब गुलाम पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, अब 70 साल अभी हुए हैं। 90 साल के जब ये हो जाएंगे भारतीय, तब फिर ये प्रखरता से बोलना चालू कर देंगे। अभी 15 साल और हैं। 15 साल के बाद फिर तो भारतीयों को कोई रोक ही नहीं पाएगा, क्योंकि 90 साल के बाद जो है वास्तव में जो ये कहा जाता है ना कि भैंस का बच्चा मतलब भैंसा, अगर वो 3 दिवाली देख ले तो फिर वो अमर हो जाता है, फिर वो अपनी पूरी उम्र प्राप्त करता है। तो उसी तरह भारतीय जब 9 अंक प्राप्त कर लेंगे, उसी दिन समझ लीजिए कि पूरे दुनिया के सिरमौर होंगे और भारतीय संस्कृति पूरे विश्व में अजर अमर होगी। जैसे अब होलिका अब देश से निकल गई हैं, होलिका का पावन पर्व अब पूरे भारत में पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। सूरीनाम, केन्या, अमेरिका, इंग्लैंड, सभी, अरे इंग्लैंड अमेरिका के वाइट हाउस में मनाया जा रहा है। इंग्लैंड के तो भारतीय प्रधानमंत्री हैं ही, तो उनने तो खूब मनाई भाई इस बार। और कहाँ नहीं मनाई जा रही, रूस में पुतिन साहब भी मना रहे हैं। भाई वाह, होली अब जो है वास्तव में होली नहीं, वो सत्य है, वो ज्ञान है, वो प्रेरणा है, वो मोटिवेशन है, वो वसुदेव कुटुंबम का प्रतीक है। होली एक संगठन, सद्भावना और सहचर्य और मित्रता, बंधुत्व के प्रतीक। होली मतलब जो हो गया उसे भूल जाओ, जो भी द्वेष है, बुराई है, उसको भूल जाओ और नए सिरे से। अब रामनवमी का मतलब नया साल आ रहा है। देखिए हर पेड़ में पत्ते आ गए हैं नए, पुराने पतझड़ में सब हट गए हैं। तो भाई अब जो पुरानी चीज़ें हैं उनको हटाइए और नए विचारों को लाइए, नए विचारों के साथ। और जो है भारतीय संस्कृति को भी आप लोग जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ जिक्र करिए। कोई विदेश में है भारतीय तो वो इन बात को बताए कि भाई प्रहलाद हमारे 5 वर्ष के थे, उनको इतना बड़ा मोटिवेशन, इतना ज्ञान प्राप्त हो गया था और उन्होंने लोकतंत्र की 5 वर्ष में ही आवाज़ उठा दी थी। वो भी अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और वो राजा था पूरे उस समय पूरे ब्रह्मांड का, और वो अपने आप को ईश्वर मानता था। ईश्वर की कहता था कि ईश्वर की कोई पूजा नहीं करेगा, हमारी पूजा करो। अहंकारी था, घमंड था, तानाशाह था, निरंकुश था। उसको अपने पिता के विरुद्ध एक 5 वर्षीय बालक ने विद्रोह किया और ईश्वरी शक्तियों ने, भगवान ने स्वयं आके प्रहलाद की रक्षा की और प्रहलाद के सत्य को बचाया। अब देखिए प्रबल भक्त के पाले पढ़कर ईश्वर को सिद्धांत बदलते देखा है। तो चलिए भाई, आज का ब्लॉग काफ़ी हो गया। होली का आनंद भी आज, अब अष्टमी हो रही है तो आज से खेल और गुलाल, रंग और गुलाल सब आज से समापन हो जाएगा। तो अब पतझड़ भी, पेड़ों के पत्ते गिर गए हैं। अब नए सिरे से अब रामनवमी की तैयारी करिए, नए वर्ष की। चलिए, रामनवमी की अभी से इस ब्लॉग में हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। सभी देशवासियों को हमारे चैनल की तरफ से, हमारा चैनल ज्ञान एंड नॉलेज है, उसमें हम आप सबका अभिनंदन करते हैं। आपने इतना कीमती समय दिया, हमको सुना, हमारे मंथन को सुना और नई विचारधारा को सुना। होली को सत्य और होलिका माता के जी के त्याग और बलिदान से याद करिए, उनके बलिदान को याद करिए, उनको कलंकित मत करिए। यही आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा प्रतिरूपक है कि प्रहलाद जी की गुरु या उनकी प्रिंसिपल या उनकी टीचर या उनकी अभिभावक, उनकी संरक्षक उनकी माँ ही थी और माँ ने ही उनको सत्य का मार्ग दिखाया। आज भी पूरी दुनिया को अगर कोई भी सही मार्ग दिखा सकता है तो मात्र शक्ति ही दिखा सकती है। पुरुष अहंकारी होता है। पुरुष के परिणाम आप देख लीजिए। पुरुष ने आधुनिक काल में प्रथम विश्व युद्ध दिया, द्वितीय विश्व युद्ध दिया और अभी हाल में रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। वो तो कुछ देश के प्रतिनिधित्व इस युद्ध को, इस विभीषिका को रोकने का प्रयास कर रहे हैं, वरना ये तृतीय विश्व युद्ध का रूप भी ले सकता है अगर इसको नहीं रोका गया। कितने बालक मारे जा रहे हैं, कितने महिलाएं मारी जा रही हैं, अत्याचार हो रहा है, लेकिन पुरुष अपने अहम और अहंकार से हमेशा इस दुनिया को बर्बाद करता रहा है। कभी इस पर विचारण करिए। इसलिए महिला शक्ति को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और महिलाएं के लिए एक और प्रेरणा है कि उनको संघर्ष स्वयं ही करना पड़ेगा। पुरुष हाँ
संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष करेंगे तभी मुख्य विचारधारा में उनका पदार्पण होगा। ये भी एक हमारे चैनल की तरफ से एक प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है। तो लेकिन हम इस वास्तव में इस चिंतन में जरूरत से पहुँचे हैं कि यदि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकंड वर्ल्ड वार में दुनिया में कहीं भी अगर राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री मित्र देशों में और धुरी देशों में कोई महिला शासक होती तो वो युद्ध की विभीषिकाएं वास्तव में इस दुनिया को नहीं देखना पड़ती। आज विभिन्न देशों में महिला प्रतिनिधि हैं और वो उनकी विचारधारा है, जिसके कारण और कुछ और देशों के जिसमें हमारे देश की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है वर्तमान समय में कि ये युद्ध की विभीषिका तृतीय विश्व युद्ध का रूप नहीं ले पा रही है। चलिए, होली और महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।